हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IOIS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण और हिंदू में जो भी न्यूज़ चर्चा में उसे हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन आकाशवाणी पर जो न्यूज़ चर्चा में उसे हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज और ऑर्गेनाइजेशन जो भी चर्चा में उसे हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बिकॉज़ उससे ये पता चलता है कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 तारीख को मनाया गया। यह दिन बच्चों में एक घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करता है। यह पहली बार 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। 2021-23 की विषय वस्तु बेटर सर्वाइवल इज़ अचीवेबल थ्योरहैंड्स यह रखी गई है। भारत में 0 से 19 आयु वर्ग के लगभग 50,000 बच्चों किशोरों को हर साल इस बीमारी का शिकार होना पड़ता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट बहुत बढ़ जाता है। 15 फरवरी को ही मनाया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करेगा न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम की मेजबानी। क्या है न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम, इसको समझते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव हिस्से के रूप में अक्षय ऊर्जा पर न्यू फ्रंटियर नामक एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम 16 से 18 फरवरी 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। 16 फरवरी को दिल्ली में इंडियाज़ लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर एक भौतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम में क्या होगा कि जो मंत्री जी हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हैं, वो छात्रों से, जो नवोन्मेषक छात्र के एंटरप्रेन्योर छात्र हैं उनसे, या कुछ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनसे बात करेंगे, उनके व्यूज़ जानेंगे, ताकि उनके बीच संवाद बढ़ सके और कुछ नए एंटरप्रेन्योर निकल कर आ सकें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। IAS अधिकारी विनीत जोशी को CBSE के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव IAS अधिकारी विनीत जोशी जी को CBSE अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। यह CBSE के पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में OSD के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद कार्यभार छोड़ने के पश्चात हुआ है। जोशी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक भी हैं, ये देख सकते हैं आप। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। CBI को पता चला है कि ABG शिपयार्ड द्वारा 22,842 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने ABG शिपयार्ड लिमिटेड पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। यह भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपयार्ड फर्म में से एक है और यह सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी नीरव और मेहुल चोकसी के बाद उनसे जुड़े पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से भी बड़ा घोटाले के रूप में सामने आई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत की यात्रा पर हैं ओमान की रॉयल नेवी के कमांडर, ये आप देख सकते हैं। ओमान के रॉयल नेवी के कमांडर रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी 14 फरवरी 2022 को भारत की सद्भावना यात्रा गुडविल विजिट पर थे। उन्होंने नौसेना के बीच सहयोग को और बढ़ाने के रास्ते तलाशने के लिए अपने भारतीय समकक्ष एडमिरल आर हरि कुमार जी के साथ चर्चा की। दोनों नौसेनाएं 1993 से द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर में भाग ले रही हैं। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कि नसीम अल बहर किन के बीच होता है, तो भारत और ओमान के बीच होता है। चलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगली न्यूज़ देखते हैं। कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बन चुकी हैं। हरियाणा कैडर की IPS अधिकारी कला रामचंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। 1994 बैच की IPS अधिकारी KK राव का स्थानीय लेंगी, जिन्हें गुरुग्राम के पास भोंडसी में पुलिस प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है।
उन्होंने इससे पहले 2017 से 2020 तक मेघालय में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी का नेतृत्व भी किया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में चौथे स्थान पर वेदांता एल्यूमिनियम का स्थान आया है। वेदांता एल्यूमिनियम बिजनेस ने डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादकों में चौथा स्थान हासिल किया है। यह एल्यूमिनियम और मूल्यवर्धित उत्पादों का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह इंडेक्स एक वैश्विक बेंचमार्क है और आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक मानदंडों के संदर्भ में दुनिया की अग्रणी कंपनियों के प्रदर्शन का ट्रैक करता है ESG में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। स्पेसएक्स इंजीनियर अन्ना मेनन नए अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल हो चुके हैं। स्पेसएक्स इंजीनियर अन्ना मेनन 14 फरवरी 2022 को जॉरेड आइस कैनन द्वारा घोषित एक अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगे। मेनन स्पेसएक्स में लीड स्पेस ऑपरेशन इंजीनियर हैं, जहां वे क्रू ऑपरेशन के विकास का प्रबंधन करती हैं और डायरेक्टर के रूप में मिशन कंट्रोल में भी काम करती हैं। पोलारिस कार्यक्रम में अंतरिक्ष उड़ान मिशन में 3 मानव शामिल होंगे और पहले मिशन का नाम पोलारिस डॉन था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये स्पेसएक्स का मिशन है, आप याद रखिए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने 50 वर्षों में पहली बार लागू किया है आपातकालीन अधिनियम। आपको पता होगा कि कनाडा में कोविड-19 के जो टीका होता है उसकी वजह से ट्रक वाले, मेनली ट्रक वाले बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी के लिए ये करा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 14 फरवरी 2022 को 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। यह संघीय सरकार को चल रही ट्रक ड्राइवरों की नाकाबंदी और कोविड-19 महामारी जनादेश के खिलाफ विरोध को संभालने के लिए अतिरिक्त अधिकार देने के लिए किया गया है। यह अधिनियम जन कल्याण, प्राकृतिक आपदा, रोग, प्रकोप, सार्वजनिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करने वाले आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष अधिकार देती है। आपको पता होगा, तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए ऐसा किया गया है कनाडा द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदाराम जथारा के लिए 2.26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो मेदाराम जथारा क्या है देखते हैं। यह आपको पता है कि कितना बजट अलॉट हुआ है इसके लिए? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय में मेदाराम जतारा 2022 के त्यौहार के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोय जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो इस बार ये 16 से 19 फरवरी 2022 तक मनाया जाएगा। यह फरवरी के महीने में 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। जनजातीय फेस्टिवल है और कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र रोम में हुआ आयोजित। भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र 14 फरवरी 2022 को रोम इटली में आयोजित किया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव रिनत सिंधु ने किया और इटालियन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में वैश्विक मामलों के महानिदेशक लुका सवातुंची ने किया है। पिछला विदेश कार्यालय परामर्श 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। टाटा सन्स ने किया है इल्कर आईसी को एयर इंडिया के CEO और MD के रूप में नियुक्त। आपको पता होगा कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया भी खरीद ली थी, तो उन्होंने उसके CEO MD बना दिए हैं। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को नियुक्त किया है। आईसी 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे और एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ICAI के अध्यक्ष चुने गए हैं देवाशीष मित्रा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने देवाशीष मित्रा को 2022-23 के कार्यकाल के लिए चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। अनिकेत सुनील तलाटी को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिन्होंने 3.4 लाख से अधिक सदस्य और 7 लाख से अधिक छात्र हैं। इन्होंने 12 फरवरी 2022 को कार्यक्रम संभाला था और ICAI दुनिया का सबसे बड़ा लेखा निकाय है। दोस्तों
ICAI ने अभी हाल ही में अपना ईयरली अवार्ड जिसे दिया है, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ उसका नाम बताइए कि ICAI ने अपना ईयरली अवार्ड किसे दिया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें बताते हैं कि वीडियो सही है या नहीं, कंटेंट सही है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको वीडियो की PDF मिल सकती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल में को अपना पहला FM रेडियो चैनल जेलवाणी मिल चुका है, ये आप देख सकते हो। इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM 18.77 मिल गया है। रेडियो चैनल के माध्यम से कैदी मनोरंजन के साथ साथ दुनिया भर में होने वाली घटनाओं से अवगत भी हो सकते हैं। रेडियो चैनल जेल के कैदियों का स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की जानकारी भी देगा और यह कैदियों के लिए अपनी कहानी कहने और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक माध्यम के रूप में भी कार्य करेगा, मतलब ये कैदियों से भी वार्तालाप करेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। याद रखिए कि इंदौर को मिला है यह FM चैनल जेलवाणी, तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को जारी किया गया है 1154.90 करोड़ रुपए का अनुदान। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने 14 फरवरी 2022 को स्थानीय निकाय को अनुदान प्रदान करने के लिए 4 राज्यों को 1154 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों को 4 राज्यों के इतने करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है और सिक्किम है। तो आंध्र प्रदेश को 225 करोड़ रुपए, बिहार को 769 करोड़ रुपए, गुजरात को 165 और सिक्किम को 5 करोड़ रुपए मिले। जारी किए गए अनुदान छावनी बोर्ड सहित नॉन मिलियन प्लस सिटीज़ 10 लाख से कम जिनकी आबादी होती है तो उनके लिए दिए गए हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। UTI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है UTI S&P BSE लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड। तो UTI म्यूचुअल फंड ने एक ओपन एडेड स्कीम UTI S&P BSE लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। लो वोलेटिलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स की प्रतिकृति और ट्रैकिंग करता है। इंडेक्स फंड को S&P BSE लार्ज मिड कैप स्पेस में सबसे कम अस्थिरता वाली 30 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। श्रवण कुमार गोयल योजना के फंड मैनेजर के रूप में कार्य करेंगे। तो आप याद रखिए कि UTI ने अपना म्यूचुअल फंड, ये एक म्यूचुअल फंड जारी करता है, इसने लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड बनाया है एक। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच समझौता हुआ है। या आपको पता होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन स्कीम PLI शुरू करी है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू करी है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि सेमीकंडक्टर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाल ही के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने बन रहे हैं डेली अपना रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी लोग डिजिटल से बहुत जुड़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो उसी को देखते हुए सेमीकंडक्टर के महत्व को, आगे पड़ने वाली ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन को, महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर मिशन को शुरू किया है और PLI स्कीम भी इसमें शुरू करी है। तो उसी के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन ने अपना समझौता किया है। वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा फर्म फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी की है। संयुक्त उद्यम में वेदांता की बहुलांश हिस्सेदारी होगी। यह भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश की घोषणा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल संयुक्त उद्यम के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ बता दूं मैं कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम ने भी अपना सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर दिया है। अमेरिका ने भी कहा था अपना सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर का न्यूज़ आने वाले टाइम के लिए। ज्योति देशपांडे फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष बन चुकी हैं।
फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को बोला जाता है। तो फिक्की ने ज्योति देशपांडे को फिक्की मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यह पहली बार है कि मीडिया उद्योग के किसी महिला कार्यकारी को कार्यक्षेत्र के पदाधिकारियों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी इम्पॉर्टेंट है कि ज्योति देशपांडे को बनाया गया है फिक्की के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का सह-अध्यक्ष। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रपति जी ने गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर बधाई दी है। आपको पता होगा कि गुरु रविदास जी की जयंती को देशवासी मनाएंगे, तो उसकी पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गुरु रविदास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को मिटाने और समाज में सद्भाव लाने का प्रयास किया था। उनकी गणना भक्ति आंदोलन के महान संतों में होती है। उन्होंने लोगों के बीच आसानी, आपसी प्रेम और समानता की भावना का संदेश दिया था। शांति और बंधुत्व की उनकी शिक्षा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वह एक प्रबुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति और एक महान समाज सुधारक के रूप में गुरु रविदास ने हमेशा अपने अनुयायियों को कड़ी मेहनत, परिश्रम और सहनशीलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया है। और इसके साथ एक और जुड़ी न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है। तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री 16 फरवरी को टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन उद्घाटन वक्तव्य देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में 16 फरवरी 2022 को लगभग 6 बजे वीडियो संदेश द्वारा उद्घाटन वक्तव्य देंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। 10 वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय टुवार्ड अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ठीक है, परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और क्षमतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना, ऐसी इसकी थीम रखी गई है। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रांति, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे बृहद विषयों पर चर्चा की जाएगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की G20 की अध्यक्षता और G20 सचिवालय की स्थापना एवं उसमें नियुक्तियों से संबंधित तैयारियों को मंजूरी दे दी है। आपको पता होगा कि भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 के एक सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संबंधी संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है, जो कि भारत की आगामी G20 की अध्यक्षता के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवसायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा G20 की। अध्यक्षता के इस कार्यकाल का समापन 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने डिजिटल युग में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संग्रहालयों के पुनर्निर्माण पर आह्वान किया है। आपको पता होगा कि संग्रहालय ने संग्रहालयों के बारे में जागरूक करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया था वर्चुअल। तो उसी के दौरान केंद्रीय मंत्री जी ने ये बात कही है। जी किशन रेड्डी जी ने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन के शुभारंभ के दौरान ये बातें कही हैं। आज भारत के 1000 से ज़्यादा संग्रहालय न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन और संरक्षण के साधन हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों को शिक्षित भी कर रहे हैं, ऐसा जी किशन रेड्डी जी ने कहा है। चोरी हो चुकी 95% विरासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान वापस लाया जा चुका है। इससे एक बार फिर से विकास और विरासत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है, ऐसा कहा है केंद्रीय मंत्री जी ने। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। रॉयल सऊदी सशस्त्र बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतैर भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर आ रहे हैं। तो रॉयल सऊदी सशस्त्र बलों के कमांडर हैं ये जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतैर, और ये भारत की ऐतिहासिक और युगांतकारी यात्रा
पर आ रहे हैं। यह किसी सेवारत शाही सऊदी सशस्त्र बलों के कमांडर की पहली भारत यात्रा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और दोनों देशों के बीच गहन द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रतीक है। इससे पहले भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने दिसंबर 2020 में एक ऐतिहासिक यात्रा के तहत सऊदी अरब का दौरा किया था और यह किसी भारतीय सेना प्रमुख द्वारा सऊदी अरब की पहली यात्रा थी। तो इसलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहली बार ये आ रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के बीच मिलकर काम करेंगे, ऐसा समझौता हुआ है। तो भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकारों के साथ साझेदारी में समुद्री प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया 14 से 15 फरवरी 2022 को। इस वर्चुअल कार्यशाला के माध्यम से इस विषय के दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति विशेषज्ञता वाले सरकारी अधिकारी, उद्योग, नवाचार और अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक मंच पर आएंगे और समुद्री कचरे से की निगरानी, मूल्यांकन और संभावित टिकाऊ समाधानों की दिशा में अनुसंधान करेंगे। ये इसका बेनिफिट होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के क्रम में नवीकरणीय ऊर्जा पर न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम का आयोजन करेगा। तो ये न्यूज़ हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने चौथे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद की अध्यक्षता की है। दोनों पक्षों ने नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता, भंडारण, EV, महत्वपूर्ण खनिज और खनन को केंद्र में रखकर अपने अपने देशों में ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी से जुड़े आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 23 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और अन्य राजमार्ग परियोजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुधार के लिए प्रस्तावित किया गया। आपको पता होगा कि इस बार के बजट में 2022-23 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 4 पिलर के तहत बजट की घोषणा की थी, जिनमें से एक PM गति शक्ति है। तो अब इसके बारे में इनलार्ज बताया गया है कि 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में 23 प्रमुख बुनियादी ढांचे, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और कुछ कनेक्टिविटी मॉडल्स अन्य प्रस्तावित हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट से जुड़ी हुई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 6 लाख गांवों का मानचित्रण और 100 शहरों के लिए अखिल भारतीय 3D मानचित्र भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा जितेंद्र सिंह जी ने कहा है। आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें मैपिंग की जाती है ज़मीन की, ताकि उसका वास्तविक स्वामित्व किसके पास है वो ऑनलाइन ज्ञात किया जा सके। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भूस्थानिक प्रणालियों की त्रिमूर्ति, ड्रोन नीति और खुला अंतरिक्ष क्षेत्र भारत के भावी आर्थिक प्रगति की पहचान होगी। मंत्री महोदय भूस्थानिक डेटा के विमोचन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इन्होंने बताया कि भारतीय भूस्थानिक बाजार का आकार 2025 तक 36,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में चूहे के मस्तिष्क से तंत्रिका संकेत प्राप्त करके मस्तिष्क में दीर्घकालिक स्मृति समेकन की प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी तरह का पहला उपकरण विकसित किया है। सीखना और स्मृति मस्तिष्क की मौलिक प्रक्रियाएं हैं और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सबसे गहन अध्ययन किए गए विषयों में से एक है। तो व्यवहारिक टैगिंग मॉडल का उपयोग करने वाला नया उपकरण व्यवहार विश्लेषण के माध्यम से LTM समेकन अध्ययन का एक नया उपकरण है। इसी तरह बायोसिग्नल्स का उपयोग अब इन विवो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नामक एक तकनीक द्वारा स्मृति समेकन की गुप्त विशेषताओं का पता लगाने के लिए किया जा रहा है और चूहे के मस्तिष्क से तंत्रिका संकेतों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी रिसर्च निकल कर आई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो विमुक्त जनजातियां हैं या समुदाय हैं, उनको सामुदायिक स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाली कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका पहल और मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने
SEED के कार्यान्वयन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ फेमस करंट अफेयर जो एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने आज कवर किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।